आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। 31 मार्च है आज। फिर हाजिर हूं आज तक रेडियो पर लेकर इवनिंग न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। अगले आधे घंटे में देश दुनिया का पूरा हाल हम देंगे आपको। किन खबरों पर ठहर कर बात करेंगे बताऊंगा मैं, नितिन ठाकुर। चुनावी हलचल होगी ही, लेकिन असम को थोड़ा क्लोजली फॉलो करेंगे आज। फिर कोरोना थामने के लिए बड़ों का वैक्सीनेशन तो चल ही रहा है, लेकिन अब जो खतरा है असली वो छोटों पर है। क्या अपडेट है छोटों के लिए वैक्सीन को लेकर, ये बताऊंगा। फिर भारत पाकिस्तान के बीच तलखी ढल रही है, थोड़ी थोड़ी खत्म हो रही है, ऐसा हम कहते ही रहे हैं, लेकिन आज जो न्यूज आई है वो इन पुरानी खबरों पर मुहर लगा रही है। तो जानेंगे कि डिप्लोमेसी के गलियारों में क्या चल रहा है। इसके अलावा आईपीएल भी दस्तक दे रहा है, तो वहां भी कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज आई हैं। और एक खबर दिल्ली के मोर्चे से मिली है हमें, तो हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उस पर क्या कहते हैं ये सुनेंगे। मगर पहले खुशबू से हेडलाइन सुनते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के ऑपरेशन कमल मामले को लेकर हाईकोर्ट ने जांच को मंजूरी दे दी है। जनता दल सेकुलर के नेता नगन गौड़ा के बेटे शरण गौड़ा ने एफआईआर दर्ज कराई थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका को भी रद्द कर दिया है। दरअसल बीजेपी नेता और येदियुरप्पा पर आरोप है कि कर्नाटक की कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार को 2019 में गिराने के लिए उन्होंने ही साजिश रची थी। बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से एक दिन पहले तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने आज विपक्षी दलों के नेताओं को चिट्ठी लिखी है। इसके जरिए ममता ने लोकतंत्र बचाने के लिए विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में पीएलआई स्कीम लागू करने का फैसला लिया है। इसमें करीब 10,900 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे करीब 2.5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। गुजरात के चर्चित इशरत जहां एनकाउंटर केस में सीबीआई कोर्ट ने क्राइम ब्रांच के 3 अधिकारियों गिरीश सिंघल, तरुण बारोट और अंजू चौधरी को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इशरत जहां लश्कर ताइबान की आतंकी थी, इस खुफिया रिपोर्ट को नकारा नहीं जा सकता। बीएमसी के कमिश्नर ने कहा है कि मुंबई में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है। सिर्फ 49 दिनों में 91,000 कोरोना के केस रिपोर्ट किए गए हैं। अभी 74,000 मामले ऐसे हैं जिनमें कोई कोरोना के लक्षण नहीं है, यानी कोरोना अब एक साइलेंट किलर के रूप में उभरता दिख रहा है। बायोएनटेक फाइजर ने बताया है कि उसकी कोविड वैक्सीन 12 से 15 साल के बच्चों पर 100% प्रभावी है। पाकिस्तान की आर्थिक मामलों से जुड़ी कैबिनेट ने भारत के साथ ट्रेड को मंजूरी दी है। अब पाकिस्तान जून 2021 तक भारत से कपास इंपोर्ट करेगा। पाकिस्तानी मीडिया की माने तो पाक चीनी को लेकर भी जल्द फैसला ले सकता है और इंपोर्ट्स पर मुहर लगा सकता है। बिल्स के ऑटो पेमेंट या डेबिट में कल से होने जा रहे बदलावों को आरबीआई ने 6 महीने के लिए टाल दिया है। लोगों को इससे काफी असुविधा होने की आशंका थी, जिसकी वजह से रिजर्व बैंक ने ये कदम उठाया है। पैन और आधार को लिंक कराने के लिए आज आखिरी तारीख है। इस वजह से ज्यादा संख्या में लोगों के इनकम टैक्स की साइट पर एक्सेस करने से साइट क्रैश हो गई। इसे लेकर कई लोगों ने ट्विटर पर शिकायत भी की है और पैन आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख बढ़ाने की मांग भी रखी है। पश्चिम बंगाल में आज बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हुगली में चुनावी सभा को संबोधित किया। बोले कि ममता बनर्जी डर गई हैं, नंदीग्राम भी हार रही हैं। लेकिन ममता ने यह लड़ाई थोड़ी सी दिलचस्प बना दी है। अपना गोत्र बताया उन्होंने। बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से एक दिन पहले ममता ने आज विपक्षी दलों के नेताओं को चिट्ठी भी लिखी। चिट्ठी के जरिए ममता ने डेमोक्रेसी बचाने के लिए ऑपोजिशन को एकजुट होने की अपील की है। 15 गैर बीजेपी नेताओं को चिट्ठी लिखी गई और आज ममता जो है वो हुगली में थी। उन्होंने बीजेपी को गुंडों की सरकार बताया। शांतिपूर्णभावे भोट करो, डबल इंजन सरकार गढ़बे, तब भोट करते भय केन? भाजपा ने बिहार से बंदूक मंगाया है, उत्तर प्रदेश से गुंडा मंगाया है और वो अभी भी नंदीग्राम बैठे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन को भी कहते हुए मैं थक गई, मेरे गाड़ी को घेर कर हमला भी हुआ है। उधर दूसरे फेज का चुनाव असम में भी है, लेकिन इस बार चुनावों में से पाकिस्तान, बांग्लादेश, आतंकवाद जैसे मुद्दे सुनाई नहीं दे रहे हैं। अमित शाह असम के चिरांग में थे आज और उन्होंने ये कहा कि वो असम को पूरी तरह से बाढ़ मुक्त बनाएंगे। हर साल 7.5% भूमि कटाव में बह जाती है, ब्रह्मपुत्र बहाकर ले जाती है। मोदी जी ने सैटेलाइट से सर्वे किया है। सर्वे के अंदर हर जगह पे बड़े बड़े तालाब कहां बन सकते हैं, सरोवर कहां बन सकते हैं और बाढ़ का पूरा पानी
वो तालाब और सरोवर में कैसे डाला जा सकता है जिससे किसान सिंचाई भी कर पाए और पर्यटक भी यहां आ पाए। इस प्रकार का हम आगे व्यवस्था करना चाहते हैं। असम में पहले दौर की 47 सीटों पर मतदान हो चुका है और कल सेकेंड फेज में 39 सीटों पर होगा। ऐसे में राज्य की 126 में से 86 सीटों पर चुनाव पूरे हो जाएंगे। ये फेज इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद 40 सीटें बचेंगी। तो सेकेंड फेज की पोलिंग में किन सीटों और नेताओं पर नजर रहेगी, ये हमने पूछा हमारे सहयोगी कबूल अहमद से। देखिए, असम की जो खासतौर से दूसरे चरण की जो 39 सीटें हैं, जिसपे 345 कैंडिडेट हैं, उनमें अगर हम खासतौर से देखें, ज्यादातर जो इलाका है वो सेंट्रल असम का इलाका है, जहां पिछली बार बीजेपी ने काफी अच्छा जो है नतीजे दोहराए थे। तो इस इलाके में बीजेपी की बहुत जो है साख दांव पे लगी है। इसमें अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के कई मंत्री और विधानसभा उपाध्यक्ष जो है अनिमुल हक साहब, उन सब की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। आप देखेंगे तो अगर भाजपा के मंत्रियों को हम अगर लिस्ट देखें तो ढुलाई से जो है परिमल शुक्ला वैद्य हैं, रंगिया से भावेश परमिलिता हैं, जोगी रोड से पीयूष हजारिका हैं और सोनाई से विधानसभा उपाध्यक्ष अनिल लश्कर हैं। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो तमाम करीब 1 दर्जन सीटें हैं जो खासतौर से जहां पे जो काफी हाई प्रोफाइल सीट है और काफी रोचक मुकाबले हैं। इस बार इस खासतौर से बीजेपी नेताओं और मंत्रियों के लिए अपनी साख बचाना एक बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि इस इलाके में जिस तरह से सीए का एक मुद्दा रहा है, ये बहुत सीए के खिलाफ आंदोलन रहा, वो एक बड़ी राजनीति, उसको कांग्रेस ने बहुत अच्छे से भुनाया है। पिछली बार इस इलाके में कांग्रेस जो है और यूडीएफ लेफ्ट पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ने से करीब 25 ऐसी सीटें रही हैं जो निचले असम और सेंट्रल असम में बीजेपी के हाथों ये हार गई। इस बार ये पार्टियां एकजुट हैं और एकजुट होने से बीजेपी के लिए खासतौर से मुश्किल एक बड़ी पैदा हो गई है इस इलाके में। कबूल, असम के सियासी मैदान में असम जातीय पार्टी, एजीपी, राइजोर दल ये सब हैं, इनकी कैसी भूमिका रहने वाली है? हाँ, दरअसल ये दोनों जो पार्टियां हैं वो सीए प्रोटेस्ट आंदोलन से निकली हुई दोनों पार्टियां हैं। ठीक है, जो सीए के खिलाफ जो पिछले साल जो आंदोलन हुआ था उसी आंदोलन से निकली हुई पार्टियां हैं और इस बार ये आजमा रही है। ये जो भी इस वक्त जिस तरह से इनका जो आधार है वो खासतौर से एंटी सीए मूवमेंट से जो लोग नाराज हैं असम, उनको है। लेकिन ये कहा जाए बहुत ज्यादा असर डाल रहे हैं तो ये ज्यादा इतना बड़ा प्रभावी रूप से नहीं है। खासतौर से जो बीजेपी पिछली बार जिन असम के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, वो इसमें ये दोनों जो पार्टियां हैं उन्हीं वोटों को टारगेट कर रही हैं और वो कर रही हैं। लेकिन इससे एंटी बीजेपी वोट है उसका बिखराव भी हो रहा है और वो कहीं ना कहीं विपक्षी कांग्रेस सहित जो और तमाम दल हैं उनके लिए भी एक चिंता का सबब बना हुआ है। हालांकि कांग्रेस के नेताओं जिस तरह से बातें हुई उनका कहना है कि वो हमारा वोट नुकसान नहीं कर रहे हैं, जो हमारा वोट है वो हमारे साथ एकजुट है और ये जो भी नुकसान कर रहे हैं बीजेपी कर रहे हैं। लेकिन अगर राजनीतिक तौर पे देखें तो असम का 2% से 4% वोट इधर से उधर हुआ तो पूरी समीकरण जो है वहां की राजनीति की पूरी दशा और दिशा बदल जाती है। तो ऐसे में जिन 39 सीटों पे चुनाव है, आप देखेंगे तो जो एजेपी है, असम जाति पार्टी है, वो 19 सीटों पे ही चुनाव लड़ रही है सेकंड फेज की। ठीक है, तो वो खासतौर से वो जो भी 19 सीटें हैं वो इतनी प्रभावी रूप से इतना असर नहीं डाल पाएंगी मुझे लगता है अभी फिलहाल, क्योंकि पहली बार निकली हैं, अभी उनको अपनी पहचान बनानी है, एक सेंटिमेंट के आधार पर पार्टी बनी है और वो राजनीति में सेंटिमेंट इतना भी प्रभावी नहीं हो जाता है मेरे लिहाज से। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भारत में रोज करीब 30 लाख लोगों को, और यदि अमेरिका की बात करूं तो 20 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। दोनों देशों की कोशिश है कि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दें। और अभी जो है हेल्थ केयर वर्कर्स को लग रही है, बुजुर्गों को लगाई जा रही है, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को भी लग रही है, 45 साल से ऊपर के लोगों को लगाई जा रही है। मगर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कोरोना से आखिरी लड़ाई जीतने के लिए बच्चों का वैक्सीनेशन जरूरी है। उनका दावा है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो जल्द ही कोरोना का ऐसा वेरिएंट सामने आएगा जो बच्चों को सीरियसली बीमार कर देगा। अमेरिका में ब्रिघम एंड विमेंस हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन के डॉक्टर हैं
जेरेमी सैमुअल फॉस्ट और जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर की वायरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर एंजेला रासमुसेन। उन्होंने कहा है कि बच्चों में कोरोना के गंभीर मामलों की संख्या बेहद कम होने के बावजूद दो बड़ी वजहों से वैक्सीन देने की जरूरत है। वो दो वजह क्या हैं, ये हमने पूछा इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर ईश्वर गिलादा से। ईश्वर गिलादा वही हैं जिन्होंने HIV के बारे में भारत को जागरूक किया था और पहला HIV क्लिनिक भी बनाया था। फिलहाल वैक्सीनेशन अलाउड जो है 18 साल के ऊपर के लोगों को है, तो 18 साल के नीचे के लोग हमारे पास 41 करोड़ है, तो 139 करोड़ में से 41 करोड़ 18 साल के नीचे के, तो उन लोगों को वैक्सीन मिलेगा नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको जो बचे हुए लोग हैं उन लोगों को मैक्सिमम वैक्सीनेट करना है, यानी 70-80%, 90%। अब बात यह है कि जो ये वैक्सीन अगर हम पूरे वैक्सीनेशन पूरा नहीं करेंगे 8 या 10 महीने के अंदर, तो वो जिन लोगों को वैक्सीन 8 महीने पहले मिला है उन लोगों का वैक्सीन का इफेक्ट कम हो जाएगा, उनको सेकंड राउंड वैक्सीनेशन का चालू करना पड़ेगा। तो हम लोग उस चक्कर के बाहर निकलेंगे ही नहीं, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड चलते रहेगा। इसीलिए हमें सब वैक्सीनेशन 8 से 10 महीने के अंदर कंप्लीट करना है। अब इस वैक्सीनेशन में बच्चों को इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि बच्चों में कोई ट्रायल हुए नहीं है इसके वैक्सीन के। अभी कुछ ट्रायल वहाँ पे अमेरिका में हो रहे हैं, लेकिन वो ट्रायल की दिक्कत ये आ रही है कि ट्रायल करते हैं तो उसके अंदर जिन लोगों को वैक्सीन मिला है और जिन लोगों को वैक्सीन नहीं मिला है, ये दोनों में फर्क देखना पड़ता है कि वैक्सीन मिला उन लोगों में कितने लोगों को इन्फेक्शन हुआ और नहीं मिला उसमें कितने लोगों को इन्फेक्शन हुआ। तो वहाँ पे फिलहाल बच्चों में इन्फेक्शन बहुत कम है, तो अगर इन्फेक्शन कम है तो कंपैरिजन बड़ी मुश्किल होती है कि किसको हुआ किसको नहीं हुआ, बहुत कम पॉपुलेशन है। तो अभी जो इनके वैक्सीन के यानी वायरस के वेरिएंट है, ये ब्रिटिश वेरिएंट एक है जो B1.1.7 और जो इंडिया में दो वेरिएंट नहीं मिल रहे हैं वो है एक E484Q और L452R। ये वेरिएंट्स के प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट इन्फेक्ट हो रहा है और जिस स्पीड में पहले लास्ट ईयर इन्फेक्ट हुआ था उससे 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा स्पीड है। और उस समय बच्चों में इन्फेक्शन नहीं होता था, अभी बच्चों में भी हो रहा है। ऐसा लगता था कि बच्चों को इन्फेक्शन होके जाता है, बहुत सारे बच्चे सिम्टमेटिक रहेंगे, उनको सिम्टम नहीं आएंगे, लेकिन अभी जो जिन बच्चों को इन्फेक्शन हो रहा है उनको सिम्टम आ रहे हैं। कहीं कहीं एक जगह 20-20 बच्चों को जो स्कूल में जाते हैं या कहीं स्कूल जहाँ भी बंद कर रहे हैं या जहाँ भी इन्फेक्शन हुआ तो 15-20 बच्चों को एक साथ इन्फेक्शन आ रहा है। इसका मतलब ये वायरस का वेरिएंट जो नया आया है वो नंबर 1 ज्यादा इन्फेक्शियस है, नंबर 2 छोटे बच्चों को भी देता है और नंबर 3 बच्चों को इन्फेक्शन देके उनको बीमार भी करता है। तो बच्चों में डेथ के चांसेस बहुत कम है, हो सकता है कि 10,000 में 1 है, लेकिन फिर भी है। और लोगों में फिर हेजिटेंसी ऐसे बढ़ जाएगी कि बच्चों में इन्फेक्शन आने लगा तो हम लोग क्या करेंगे। तो हमें यह जरूरी है कि नंबर 1 जो करंट जो वैक्सीनेशन चल रहा है जितना फास्ट कर सके करें, क्योंकि क्या होता है कि वायरस को अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं। अगर वायरस को होस्ट मिलता नहीं, होस्ट कहने ह्यूमन बीइंग उनके लिए होस्ट है, तो जो होस्ट ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है उन लोगों को इन्फेक्शन जो वायरस नहीं कर सकता है, तो जो वैक्सीनेटेड नहीं है उनको इन्फेक्ट करेगा। तो वैक्सीनेटेड कौन नहीं रहेंगे थोड़े दिन के बाद में, 18 साल की उम्र के कम और छोटे बच्चे, तो इन लोगों को इन्फेक्शन हो जाएगा। और इन लोगों को इन्फेक्शन हो जाएगा तो एक तो वो खुद बीमार होंगे और वो दूसरों को इन्फेक्शन फैलाएंगे। डॉक्टर, भारत में तो एक वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है बच्चों के लिए, वो कब तक आएगी, उसका क्या स्टेटस है? हमारे देश में छोटे बच्चों पे कोई ट्रायल नहीं हो रहा है। हमारे देश में जितने वैक्सीन की ट्रायल है ये सब अडल्ट में 18 साल की उम्र के ऊपर के लोगों में है। हो सकता है कि जो करंट वैक्सीन यूज हो रहे हैं कोविशील्ड वगैरह, उन्होंने फेज 1 फेज 2 चालू किया होगा जो सेफ्टी देखने के लिए। यानी वैक्सीन के भी 3 चीजें होती है, सेफ्टी, एफिकेसी और इम्यूनोजेनिसिटी। तो अगर सेफ्टी है कि बच्चों में वैक्सीन देने के बाद कोई साइड इफेक्ट नहीं आए। दूसरा क्या देखना है कि वैक्सीन का कितना डोज बच्चों में हानिकारक नहीं है, क्योंकि अडल्ट में जो डोज दे रहे हैं 0.5 ml, हो सकता है बच्चों में उसका आधा लगे या 1/4 लगे, वो देखना है। और उसके बाद में देखना है कि इफिकेशियस है कि नहीं, यानी जिन बच्चों को वैक्सीन मिला है वो इन्फेक्शन से बच सकते हैं कि नहीं, वो ट्रायल तक तो हम गए नहीं है। तो हमें जो दूसरे देशों में बच्चों में ट्रायल चल रहा है, खास करके अमेरिका में, उस पर डिपेंड रहना है। भारत पाकिस्तान के बीच लग रहा है कि जल्दी काफी कुछ ठीक हो जाएगा। हम तो इस बारे में कई बार खबरें लाते ही रहे हैं, लेकिन आज जो न्यूज आई है वो इस पर मुहर लगाती है। दोनों देशों के बीच ट्रेड बहाली के संकेत हैं। पाकिस्तान के कपड़ा मंत्रालय ने भारत से कॉटन आयात पर लगे बैन को हटाने के लिए अपनी कैबिनेट कमेटी से अनुमति मांगी थी और बुधवार को इसे
समिति ने मंजूर कर लिया है। इस तरह पाकिस्तान में जो कपड़ा उद्योग है, जो कच्चे माल की कमी से जूझ रहा है, उसे भारत से कॉटन मिलेगा, ये रास्ता साफ हो गया है। और जानकारी ये भी मिली है कि जल्द ही चीनी के आयात को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। आपको याद होगा अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर में जब आर्टिकल 370 हटाया था, तब पाकिस्तान ने ये सारे बैन लगाए थे। मगर अब पाकिस्तान चाहता है कि ट्रेड फिर से शुरू हो। तो क्या ये माना जाए कि दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधर रहे हैं, या फिर ये कदम ऐसा है कि जिसके बिना दोनों मुल्कों का काम चल नहीं सकता, सो हो रहा है? इस पर जवाब दे रहे हैं प्रोफेसर हर्ष पंत, इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं और ORF दिल्ली में पढ़ाते भी हैं। कपास, सूत और चीनी का आयात जो भारत से करता था पाकिस्तान, वो पाकिस्तान ने ही बंद किया था जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 भारत ने हटाया था। और पाकिस्तान ने ही डिसीजन लिया था, और आज पाकिस्तान ही इस डिसीजन ये ले रहा है कि नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए ट्रेड रिलेशंस का भारत के साथ, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर जो समस्याएं आ रही हैं, खासकर इकोनॉमी से रिलेटेड, वो बहुत ज़्यादा हैं और बहुत सीरियस हैं। इस समय पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है अगर भारत के साथ ट्रेड रिलेशंस नॉर्मलाइज हो जाते हैं तो कुछ प्रेशर पाकिस्तान की इकोनॉमी से रिलीज़ हो जाएगा, और पाकिस्तान पाकिस्तान के ऊपर जो प्रेशर बन रहा है रीजनली, ग्लोबली, इंटरनेशनली, वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो मुझे लगता है इसमें इससे ज़्यादा इसके ऊपर हमको सोचने की भारत को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक पाकिस्तान का ही निर्णय है जो आज की वास्तविकता के आधार पर पाकिस्तान ले रहा है। भारत का इसमें कोई बहुत रोल नहीं था, क्योंकि न तो भारत ने इस निर्यात को बंद किया था, न भारत आज ये कह रहा है कि इस निर्यात को फिर से शुरू किया जाए। अच्छा पंत साहब, ये बताइए, इसके अलावा इमरान ने PM मोदी को खत लिखा है जिसमें उन्होंने दक्षिण एशिया में लंबे समय के लिए शांति और स्थिरता की बात की है, लेकिन उसमें ना जम्मू कश्मीर फिर से लिख दिया है कि भाई इसे पहले सुलझाइए। तो व्यापार और शांति के साथ ये जो जम्मू कश्मीर वाली बात वो जोड़ देते हैं, तो कब इन दोनों देशों के बीच शांति आएगी यदि ऐसा चलता रहा? जो इमरान खान साहब ने जो पत्र लिखा है उसमें फिर वो जम्मू कश्मीर का राग अलाप रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी जद्दोजहद चल रही है इस बात को लेकर कि भारत के साथ किस तरह से नॉर्मलाइजेशन जो है वो किया जाए। ये बात सब मान रहे हैं आज कि नॉर्मलाइजेशन भारत के साथ ज़रूरी है, भारत के साथ नॉर्मल रिलेशंस होने ज़रूरी हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो ग्लोबल आइसोलेशन है, जो ग्लोबल चैलेंजेस फेस कर रहा है, रीजनल चैलेंजेस पाकिस्तान फेस कर रहा है, और डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स जो पाकिस्तान के ऊपर आ रही हैं, उनके मद्देनज़र भारत के साथ एक परपेचुअल राइवलरी को बदलने, जो पैराडाइम है उसको बदलना होगा। लेकिन जो वहाँ का मिलिट्री इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स है, वहाँ की जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है, वो किस हद तक अपने आप को बदल पाएगा, सवालिया निशान इस बात पर है। तो अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा बदलाव शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरह की हवा चल रही है उससे ये संकेत ज़रूर मिल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इस बात पर काफ़ी डिस्कशन हो रहा है। पाकिस्तान इस बात के लिए तैयार भी दिख रहा है कि कुछ बदलाव अपनी विदेश नीति में हो। कितना बदलाव वो करेगा और वो बदलाव भारत को स्वीकार्य होगा कि नहीं होगा, मुझे लगता है आगे आने वाले जो महीने हैं उसमें ये बात का हमको पता चलेगा। और भारत जो भी निर्णय लेगा, भारत आज मुझे ऐसा लगता है इस स्थिति में है जहां पर भारत अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर इस नेगोशिएशंस को आगे ले जाएगा। जैसा कि हमने देखा कि 2019 में जो भारत ने बदलाव किया था जम्मू कश्मीर में, वो बदलाव को आज पाकिस्तान को मानना ही पड़ रहा है। अगर पाकिस्तान पीछे जाएगा तो भारत के साथ संबंधों में कोई बदलाव आने की संभावना नहीं है। आज की जो स्थिति है उस पर अगर पाकिस्तान बात करना चाहता है, उसके बेसिस पर कोई डिस्कशन करना चाहता है, तो मुझे लगता है वहाँ से हम एक नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस देख सकते हैं और एनविजन कर सकते हैं। दुनिया की किसी भी श्रेष्ठतम पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड को भी इस बात का अधिकार देने के खिलाफ हूँ कि वो शक की बिना पे किसी को उठा लें, अंदर कर दें, उसकी बेल नहीं होने दें। आप अखबार खोलिए,
गाहे बगाहे आपको खबर मिल जाएगी डकैती की योजना बनाते 4 धरे। अरे डकैती करते हुए धरो, डकैती के बाद धरो, योजना बनाते हुए 4 धरे। ये होना ही चाहिए कि नोटबंदी की योजना बनाते हुए योजना आयोग के 4 धरे। तो वो बस एक अंदाजा देने के लिए वो गाता है कि ये है बनारस बना हुआ रस है, सब रस का रस इसमें मिला है। अच्छा देखिए उसमें काफिया वो सब नहीं है, लेकिन अपने आप ही उसमें रस आता है। उसका दर्द जो है वो ऐसे है, ये है बनारस बना हुआ रस है, ये शिव शंभू ने इसे बनाया, यही वाला हुआ रस है। सभ्यताएं अपने स्थान विशेष का जोर लगा लेंगी, लेकिन बनारस दूसरा नहीं बना पाएंगे। 3 रंगों के 3 किरदार, ताऊ, बाबा और मैं यानी सरदार। हर हफ्ते हम करते हैं बतकही, सारे जहान का ज्ञान और मजेदार गप भी। सुनिए हमारा वीकली पॉडकास्ट 3 तार, नया हफ्ता नया पवाल। आज तक.in/रेडियो के साथ साथ स्पॉटिफाई, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट और गूगल पॉडकास्ट जैसे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर। आईपीएल टीम दिल्ली कैपिटल्स ने एक ट्वीट किया और अनाउंस कर दिया है कि ऋषभ पंत इस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के कैप्टन होंगे। और दिल्ली कैपिटल्स के रेगुलर कैप्टन श्रेयस अय्यर जो हैं वो इंग्लैंड के साथ जो मैच चल रहा था उसमें कंधे पे उनके चोट लगी थी, तो वो बाहर हो गए आईपीएल से। इसी वजह से पंत को जिम्मेदारी मिली है। तो राइजिंग स्टार या कहें स्टेब्लिश्ड बैट्समैन ऋषभ पंत के लिए एज ए कैप्टन आईपीएल का इस सीजन कैसा रहने वाला है और ऋषभ के करियर के लिए कैप्टनसी कितनी इंपॉर्टेंट होगी, इस पर बात कर रहे हैं हमारे साथी कपिल और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सूरज पांडे। तो सूरज, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि ऋषभ पंत का कप्तान बनना ये उनकी किस्मत है या उनकी मेहनत है? देखिए, काफी हद तक मेहनत है, जो कि किस्मत, पूरी किस्मत होती तो और पहले हो सकती थी। ये मेहनत जैसी उनकी फॉर्म रही है, खासतौर से ऑस्ट्रेलिया टूर पर और फिर अपने घर में इंग्लैंड के अगेंस्ट, इसने काफी बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि एक बल्लेबाज के रूप में, एक विकेट कीपर के रूप में काफी सुधार आया है उनमें। और इसे देखते हुए दिल्ली पिछले कुछ सालों से, जब से रीबिल्डिंग का फेज शुरू हुआ है, तब से यंगस्टर्स पर भरोसा कर रही है। और ऐसे में जब श्रेयस अय्यर बाहर हुए तो वाइस कैप्टन के रूप में आपके पास ऋषभ पंत अवेलेबल थे, उनको प्रमोट करना एक बिल्कुल सोचा समझा फैसला है। तो अगर ऋषभ पंत एज ए कैप्टन, मैंने कभी सोचा भी नहीं था पर्सनली अगर मैं कहूँ तो, लेकिन बाद में जब मैंने पता किया कि वो दिल्ली रणजी टीम की कप्तानी कर चुके हैं पहले, तो ऋषभ पंत एज ए कैप्टन उनके स्टैट्स क्या रहे हैं? ये ऋषभ पंत एज ए कैप्टन बहुत प्रभावी स्टैट्स तो नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा दिनों के लिए उन्होंने कैप्टनसी करी नहीं। विजय हजारे ट्रॉफी में भी कैप्टन थे वो दिल्ली के, और बाद में उन्हें हटाकर प्रदीप सांगवान को बना दिया गया था कैप्टन। तो ये कैप्टनसी के जो स्टैट्स हैं, चूंकि उन्हें डोमेस्टिक में करे तो इनको खोजना भी थोड़ा मुश्किल सा ही काम है, लेकिन ये कह सकते हैं कि बहुत प्रभावी नहीं था, क्योंकि डीडीसीए ने जल्दी ही, काफी कम वक्त के बाद उनको हटाकर प्रदीप सांगवान को बना दिया था कैप्टन। प्रदीप सांगवान मतलब उन्होंने अपना आखिरी कॉम्पिटिटिव मैच इस कैप्टनसी से पहले लगभग 1 साल पहले खेला था, तो इसमें इंटरनल पॉलिटिक्स का भी कुछ रोल था और कुछ टीम के बहुत अच्छे प्रदर्शन न करने का भी रोल था। तो इनके स्टैट्स में मुझे नहीं लगता हमें अभी जाना चाहिए, क्योंकि काफी कम मैचों में कैप्टनसी करी। और असली चैलेंज तो अब शुरू हो रहा है 10 अप्रैल को, जब ये पहला मैच खेलने उतरेंगे सीएसके के अगेंस्ट, क्योंकि इनके सामने धोनी होंगे, एक कैप्टन और विकेट कीपर, एक समान रोल है। तो वहां से जो चैलेंज शुरू होगा उस पर देखना ज्यादा सही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी एज ए टीम अगर देखें दिल्ली कैपिटल्स, उनकी बात करें तो उसमें ऑलरेडी आपके अजिंक्य रहाणे हैं, आपके रविचंद्रन अश्विन हैं, और उसके बाद स्टीव स्मिथ, ये तीनों एक रेगुलर कैप्टन रह चुके हैं। इन्होंने अलग अलग आईपीएल टीम्स की कप्तानी करी है। इन तीनों के रहते हुए भी मैनेजमेंट ने ऐसा क्या सोचा होगा कि एक यंग प्लेयर, ठीक है वो वाइस कैप्टन थे, लेकिन उनको इनसे ऊपर प्रायोरिटी देते हुए उसको कप्तान बनाना, उसके पीछे टीम मैनेजमेंट की क्या सोच हो सकती है? देखिए, बिल्कुल दिल्ली जो है फ्यूचर के लिए टीम बिल्ड कर रहा है, और क्योंकि वो ऐसा बंदा चाहते थे जिसका प्रदर्शन तो ठीक हो और जिसके साथ वो श्योर हो कि अगले 2, 4, 5 साल वो उनकी टीम में रहेगा, जिसे वो लगातार रिटेन कर सके। उम्र पंत के साथ है, सिर्फ 23 साल के पंत है, उनका जो अभी तक कैप्टन थे श्रेयस अय्यर, वो भी 26 साल के हैं। तो ये जो बिल्डिंग का प्रोसेस है, आप बिल्ड यंगस्टर्स पे अगर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात आप उसी पे दांव खेलेंगे जो अगले 4-5 साल तक जिसको आप रिटेन कर सकें। जैसा कि हम देख चुके हैं, काफी सफल रहा आरसीबी का मूव, विराट कोहली के साथ उन्होंने काफी
पहले उनको कैप्टन बना दिया था और लगातार उनको रिटेन कर। तो ये जो 1 2 3 बंदे आपको पता होता कि इनको हम रिटेन करेंगे हर साल अगले 4-5 साल तक, उनमें से ही किसी एक को लीडर बनाना बिल्कुल सही फैसला है। स्टीव स्मिथ आज हैं, हो सकता है अगर उनका प्रदर्शन खराब है तो दिल्ली अगले सीजन में रिलीज कर दे। 35 साल के आपको शिखर धवन हो गए हैं, फ्यूचर नहीं बचता। रविचंद्रन अश्विन की भी एज 33-34 साल हो गई है, उनके साथ भी फ्यूचर आपका नहीं बनता। तो ये बिल्कुल इसी दिशा में बढ़ाया गया कदम है कि श्रेयस अय्यर के बाद जो अगली पीढ़ी हम तैयार करें वो ऋषभ पंत की अगुवाई में। आखिरी सवाल मेरा सूरज आपसे ये है कि किसी भी प्लेयर के लिए कप्तानी मिलना किसी टीम की एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं मोमेंट होता है उसकी लाइफ के लिए, उसके करियर के लिए इनफैक्ट। तो ऋषभ पंत के लिए आप कैसे देखते हैं, यहाँ से उनके लिए ये कैप्टनसी कैसी रह सकती है? यहाँ से या तो ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि किस डायरेक्शन में जाएगी? दो चीजें हो सकती है, या तो वो अगले सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं या फिर अगले विराट कोहली तेंदुलकर। इन सेंस की तेंदुलकर की कैप्टनसी के स्टैट्स बहुत अच्छे नहीं है, साथ ही उनका खुद का प्रदर्शन भी गिर गया था एज ए कैप्टन। जब वो खेले थे उनकी बैटिंग पर भी असर पड़ा था। दूसरी तरफ हम विराट कोहली को देखें तो कैप्टन बनने के बाद उनका प्रदर्शन लगातार सुधरा, उनका स्टाइल बेहतर हुआ, एवरेज बेहतर हुआ, सब कुछ बेहतर हुआ, उनके अंदर टीम भी अच्छा कर रही है। तो बिल्कुल ऋषभ पंत के पास अनुभव है, साथ ही उनके आसपास जो कोर जिन प्लेयर्स का आपने नाम लिया, इन प्लेयर्स को ये प्लेयर्स उनकी वैसी मदद करेंगे जैसी रोहित शर्मा की एमआई के लिए जब उनको पहली बार कैप्टन बनाया गया था यंग एज में, तो उनके आसपास सचिन तेंदुलकर थे, आपके रिकी पॉन्टिंग थे, शायद सनत जयसूर्या भी थे। तो इन लोगों का फायदा जिस तरीके से रोहित को मिला, आज रोहित देखिए 5 आईपीएल ट्रॉफी जीत चुके हैं, तो ऐसा सब कुछ ऋषभ पंत के साथ हो सकता है। पिछले आईपीएल में हमने देखा पंत को नया रोल दिया गया, आपको चार्ज नहीं करना है, आपको रोक के खेलना, हमारे लिए एंकर बनना है। पंत ने बहुत अच्छे से वो रोल प्ले किया, अपनी जो उनकी परंपरागत बैटिंग है तेजी से रन बनाने वाली, उसको छोड़कर उन्होंने एंकर का रोल भी निभाया और अंत में आके 1-2 मैचों में उन्होंने रन भी मारे, यानी दोनों काम वो कर सकते हैं। तो अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बिना किसी खास रोल के वाइस कैप्टन ही थे, तब उन्होंने अगर ऐसा बेहतर प्रदर्शन किया जैसा कि पिछले साल, हालांकि आंकड़े देखेंगे बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन जिस हालात में पिछले सीजन पृथ्वी शॉ काफी खराब फॉर्म में थे और पहला विकेट काफी जल्दी अक्सर ही गिरता था दिल्ली का, ऐसे हाल में जब तीसरे चौथे पांचवें पे आते थे वो, तो काफी अच्छे से वो बैटिंग करते थे और काफी टीम को जो एक साथ लेके चलने वाली बात होती वो करते थे। और इस बात पर रिकी पॉन्टिंग ने भी भरोसा जताया कि इससे इनकी खुद की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होगी जिम्मेदारी के बाद। तो निश्चित तौर पर एक होपफुल रह सकते हैं हम लोग कि ऋषभ पंत का आने वाला करियर एज ए कैप्टन, एज ए प्लेयर भी काफी अच्छा होने जा रहा है। ऑल राइट, पर्सनली आई विश कि ऋषभ पंत अच्छा करे एज ए कैप्टन एंड एज ए बैट्समैन ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच सूरज जी। बिल्कुल, तो दिन भर को समेटने का हो गया है वक्त। कैसा लगा आपको हमारा न्यूज पॉडकास्ट बताइएगा radio@aajtak.com पर। और इस न्यूज पॉडकास्ट को प्रोड्यूस किया है प्रतीक वाघमारे ने और कपिल देव सिंह ने साउंड मिक्सिंग की है। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। देश दुनिया की खबरों के साथ कल सुबह होगी मुलाकात आज का दिन में। तो अभी फिलहाल दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आज तक रेडियो। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट के आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। ऑनलाइन टेस्ट शनिवार 10 अप्रैल 2021। मौका है मीडिया जगत के दिग्गजों के साथ इंटर्नशिप करने का। विजिट करें www.indiatoday.in/ITMI/ या कॉल करें on 9560065465।